नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 46 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। एंड इन दिस 46 क्लास वी आर गोइंग टू सी वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो देखिए दोस्तों, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट वाज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? I had told you in the previous classes that coefficient of restitution is given as C over here, V2 minus V1 upon U1 minus U2, ठीक है ना। So coefficient of restitution is given as mod of V2 minus V1, ठीक है ना, divided by U1 minus U2, ठीक है। Now coefficient of restitution यदि 0 हो जाता है, आप ये सब भली बातें जानते हैं कि इसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती थी। ये U1 होती थी बिफोर कोलिजन, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, टारगेट की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होती थी U2, आफ्टर कोलिजन हो जाती थी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी V1, और आफ्टर कोलिजन हो V1, यस V1, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन V1 हो जाती थी और टारगेट की V2 हो जाती थी आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो V2 माइनस V1 यानी क्या होगा, आपका प्रोजेक्टाइल और टारगेट का आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आफ्टर कोलिजन, वो V2 माइनस V1 के बराबर होगा। और U1 माइनस U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अगर V1 माइनस V2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर है, तो V1 माइनस V2 ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर हो जाएगा? क्योंकि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज स्टिक आफ्टर द कोलिजन एंड मूव विथ अ कॉमन वेलोसिटी। तो अगर बॉडीज कोलिजन के बाद में स्टिक हो गई है तो उनके बीच में तो सेपरेशन हो ही नहीं रहा है, तो V2 माइनस V1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 के बराबर होगा तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज गेट स्टिक्ड, टारगेट और प्रोजेक्टाइल कोलिजन के बाद में स्टिक हो जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। समझ में आई ना बात? सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट मूव विथ अ कॉमन वेलोसिटी v, एंड बिफोर कोलिजन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट वेर मूविंग विथ U1 एंड U2 वेलोसिटीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? बिफोर कोलिजन वाली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, और आफ्टर कोलिजन वाली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मतलब KF, ठीक है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल नहीं होते हैं तो कोलिजन इन इलास्टिक होता है। अब हम यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या? देखिए दोस्तों, इन इलास्टिक कोलिजन भी दो प्रकार के रहेंगे नेचुरली, एक जो परफेक्ट नहीं होगा और एक जो परफेक्ट होगा। जो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा उसमें बॉडीज स्टिक हो जाती है दोस्तों। समझ में आ रही है बात? तो जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 आता है वो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होता है, और जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर आता है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहाँ पे हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 के बराबर आता है। समझ में आ रही है बात? सो बॉडीज हैव स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी सिस्टम, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल वाला प्रिंसिपल लगा सकते हैं क्या? कदापि नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम वाला प्रिंसिपल हम यहाँ नहीं लगा सकते, पर एक प्रिंसिपल जरूर लगा सकते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। सिस्टम आइसोलेटेड है तो एफ एक्सटर्नल 0 है, और जब भी एफ एक्सटर्नल या फिर सिस्टम आइसोलेटेड होगी, एफ एक्सटर्नल 0 होगा, तो ओनली इंटरनल फोर्सेस विल एक्ट। और जब भी ओनली इंटरनल फोर्सेस एक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल और टारगेट को यदि इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया, तो ओनली एफ एक्सटर्नल इज 0, सो ओनली इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग। इंटरनल फोर्सेस का ही इंटरेक्शन हो रहा है प्रोजेक्टाइल और टारगेट के बीच में।
सो ऑब्वियसली आई कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सो जैसे ही मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ तो व्हाट वाज मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ऑफ द एंटायर सिस्टम वाज m1 u1 प्लस m2 u2 एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होगा, ये मासेस m1 और m2 एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग गए, स्टिक हो गए, तो एक ही वेलोसिटी m1 प्लस m2 इंटू v ऐसा लिख सकता हूँ मैं काइनेटिक मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज दिस एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज दिस। समझ में आ रही बात, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे, एक साथ स्टिक हो गए, तो m1 प्लस m2 मास का ही एक ऑब्जेक्ट मैं मान सकता हूँ उसको। समझ में आ रही बात, m1 और m2 मास के अलग अलग ऑब्जेक्ट के बजाय जब वो स्टिक हो गए और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे कोलिजन के बाद, तो m1 प्लस m2 मास का ही एक पूरा ऑब्जेक्ट मैं मान सकता हूँ। तो m1 प्लस m2 मास का पूरा ऑब्जेक्ट वो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल विच वी अप्लाइड इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल किस में लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम वाला प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, वो परफेक्ट इलास्टिक में ही लगा सकते, परफेक्ट इनइलास्टिक में नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से जो v का वैल्यू है, मतलब कि जिस कॉमन वेलोसिटी से वो दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, वो कॉमन वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। ये m1 प्लस m2 जो है इधर राइट हैंड साइड में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा लोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आएगा। समझ में आ रही बात। सो v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ व्हाट इज दिस, ये तो उसी से सिमिलर नज़र आ रहा है मुझे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला जो फार्मूला था हमारा, पिछले क्लासेस का याद करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के फार्मूले से सिमिलर नज़र आ रहा है ये, तो vcm के बराबर आ रही है वेलोसिटी। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी vcm आपका जो यहाँ इसका मायने क्या है इसकी ये बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। v इक्वल टू vcm निकल के आया, ठीक है। अब इसके मायने क्या है वो सुन लीजिए। इसका मतलब आपका यह है कि मान लीजिए कि कोलिजन के पहले कुछ vcm वेलोसिटी थी आपके सेंटर ऑफ मास की, ये m1 m2 प्रोजेक्टाइल और टारगेट का सिस्टम है, m1 और m2 मास का, u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए vcm जो है इनके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ये दोनों प्रोजेक्टाइल और टारगेट का vcm यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल और टारगेट का जो जहाँ भी सेंटर ऑफ मास आएगा उसका वेलोसिटी vcm है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके बराबर आती है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम ही रहेगी अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है यानी कि एफ एक्सटर्नल 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन विल नॉट चेंज, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन चूंकि चेंज नहीं हो रहा है, तो जब ये कोलाइड करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स और स्टिक हो जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, तब भी इनका सेंटर ऑफ मास जो है vcm वेलोसिटी से ही मूव करेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैथमेटिकली जब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाया तो हमको ये पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक करने के बाद मूव करेंगे। समझ में आ रही है बात। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद स्टिक हो जाएंगे तो vcm से ही मूव करेंगे, यानी कि आपका जो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जब स्टिक हो जाते हैं तब। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम। नाउ यहाँ पे एक जबरदस्त गौर फरमाने वाली बात यह है, ये बात चल रही है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी बात नहीं चल रही, किसकी, यहाँ कोलाइडिंग सिस्टम की बात चल रही है। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले इसमें जब इलास्टिक कोलिजन की बात की थी
तो इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम थी, तो हमने वहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला था, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टाइल की लॉस हो रही थी, सिस्टम की सेम थी बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में जो पीछे हमने निकाला है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला है, तो वो उसी से हमने फ्रैक्शनल लॉस निकाला, क्योंकि सिस्टम की तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम थी, तो सिस्टम का तो लॉस जो है काइनेटिक एनर्जी का वो जीरो था परफेक्ट इलास्टिक में, पर परफेक्ट इन इलास्टिक में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लूज हो रहा है, तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लूज हो रहा है यदि, तो हम यहाँ पे परफेक्ट इन इलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम निकालेंगे इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम, ठीक है, तो कोलाइडिंग सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके बराबर आएगा, लॉस का फॉर्मूला इनिशियल माइनस फाइनल होता है दोस्तों, कभी भी याद रखना, जो आपका चेंज होता है ना, चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, चेंज का फॉर्मूला ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन आपका जो लॉस है उसका फॉर्मूला इनिशियल माइनस फाइनल होता है, क्योंकि लॉस में इनिशियल वैल्यू बड़ी होती है, फाइनल वैल्यू छोटी होती है, तो इसलिए लॉस का फार्मूला इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से मैं उड़ा दूंगा लॉस, मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन को माइनस कर दूंगा उसमें से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जब माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा जो यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, हाफ m1 प्लस m2 दोनों स्टिक हो गए, तो ये हो जाएगी आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस, एंड इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो सब्सटीट्यूट अगर हम करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी निगेटिव ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो या तो बड़ी हो सकती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, या तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी छोटी हो सकती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। इन इलास्टिक में दोनों केसेस संभव है, समझ में आ रही है बात, लेकिन हम यहाँ पे जो है जनरलाइज केस ले रहे हैं कि लॉस क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। सो अगर लॉस निगेटिव निकल के आता है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली बड़ी आ गई, और अगर लॉस पॉजिटिव निकल के आता है तो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, समझ में आ रही ना बात। सो ये इक्वेशन नंबर 1 में से v का वैल्यू, इक्वेशन 1 में से v का वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 1 में से v का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू ये था m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा डेल्टा के का, डेल्टा के मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, ये वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति लेता हूँ मैं कि जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो मूविंग है, लेकिन मेरा टारगेट रेस्ट पे है, मेरा टारगेट रेस्ट पे मतलब ये वाली वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, टारगेट रेस्ट पे था मान लीजिए, ऐसी सिचुएशन में मानता हूँ, तो u2 का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, u1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, u के बराबर आएगा, ठीक है ना, u1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, u के बराबर आएगा, समझ में आ रही है बात मेरी। सो u1 का वैल्यू u के बराबर, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जैसे ही करोगे तो u माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रही बात। u1 और u2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट को रेस्ट पे मान लिया तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को u मान सकता हूँ मैं, अलग से u1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार के u थे इसलिए u1 और u2 लिख रहा था, लेकिन मैंने टारगेट रेस्ट पे मान लिया तो एक ही प्रकार का u बचा मेरे पास, वो प्रोजेक्टाइल का u बचा, टारगेट का तो u 0 हो गया, तो u2 0 हो जाएगा, तो मैं u1 को ओनली u से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और जैसे ही मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u स्क्वायर, ठीक है ना, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है,
हाफ m1 u स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रही ना बात। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी बताइए मुझे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। क्यों हाफ m1 u स्क्वायर के बराबर आ जाएगी? क्योंकि हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसके बराबर थी। अब यहाँ पे आप u1 को u सब्स्टिट्यूट कर दोगे और u2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u स्क्वायर के बराबर आएगी। समझ में आएगी ना बात। अब फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हम यहाँ पे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के लॉस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के लॉस की बात करोगे तो किसके बराबर आएगा? लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। फ्रैक्शनल लॉस कैसे डिफाइंड होता है? लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू से डिफाइंड होता है। समझ में आ रही बात। सो लॉस का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे डेल्टा के का वैल्यू, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे? ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ में आ रही है ना बात। सो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करोगे ये दोनों वैल्यूज, ये और ये, इसमें फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में, सो फ्रैक्शनल लॉस स्मॉल एफ, फ्रैक्शनल लॉस स्मॉल एफ विल कम एज m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रही है ना बात। एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गई बात। सो फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला भी निकल गया हमारा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। समझ में आ रही बात। सो फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? आपका जो टारगेट का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला ये निकल के आया, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस की बात ये है कि मान लीजिए कि टारगेट का मास मैंने बहुत बड़ा ले लिया जो प्रोजेक्टाइल का मास है उससे। मतलब ये जो टारगेट है आपका, ये जो टारगेट है, ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड, ये जो टारगेट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे टी से जिसको डिनोट किया m2 मास का, वो रेस्ट पे है। सपोज वो रेस्ट पे भी है और उसका मैंने मास बहुत बड़ा मान लिया है, ठीक है ना। तो m2 का मास अगर मैंने बहुत बड़ा मान लिया है, यानी टारगेट का मास बहुत बड़ा है और प्रोजेक्टाइल बहुत हल्का है सपोज, और ये जो u2 है ये 0 के बराबर है सपोज, ठीक है ना। तो क्या आएगा? ये इसको हिट करेगा। समझ में आ रही है बात। ये इसको हिट करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो 100% हो जाएगा। क्यों 100% हो जाएगा? देखिए यहाँ पे m2 बहुत बड़ा है m1 से, ठीक है। m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो m1 को मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ m2 के रेस्पेक्ट में। m1 प्लस m2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m2। क्यों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m2 होगा? क्योंकि m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो m1 को m2 के सामने निगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये m2 बाय m2 हो जाएगा फ्रैक्शनल लॉस, और फ्रैक्शनल लॉस m2 बाय m2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो 100% लॉस कब होएगा काइनेटिक एनर्जी का? वो तब होएगा जब मान लीजिए आपका ये जो वुडन प्लैंक है, ठीक है ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। मान लीजिए आपका ये वुडन प्लैंक था, ये रेस्ट पे था, ठीक है ना, रेस्ट पे था, और इस वुडन प्लैंक का मास मान लीजिए 5000 kg है, ठीक है ना। 5000 kg है आपके वुडन प्लैंक का मास, और आपकी बुलेट आती है और यहाँ फायर होती है और इसमें धंसती है, इस वुडन प्लैंक में धंसती है। 5000 किलो के वुडन प्लैंक में ये बुलेट धंसती है आके, ठीक है ना। अब ये जो बुलेट है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बुलेट है आपकी, इसका मास मान लीजिए 5 ग्राम है, ठीक है ना। इस बुलेट का मास मान लीजिए 5 ग्राम है, और ये 5000 किलो के वुडन प्लैंक में ये धंसती है आके 5 ग्राम की बुलेट, ठीक है। तो डू यू थिंक कि ये 5 ग्राम की बुलेट इस 5000 किलो के प्लैंक को मूव करा पाएगी? कदापि नहीं। ये बुलेट कुछ अंदर तक पेनिट्रेट होगी और स्टॉप हो जाएगी, और ये जो वुडन प्लैंक है ये रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब क्या हो गया? 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल था आपका, यानी कि बुलेट, वो बहुत ही हल्का था। मतलब m1 बहुत छोटा था, ठीक है ना। ये m1 है बुलेट का मास, और m2 है प्लैंक का मास। तो m2 वॉज मच ग्रेटर देन m1, सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही ना बात। सो दिस इज द थिंग विच वी गॉट। सो 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ टारगेट इज वेरी वेरी हैवी एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रही ना बात। और हमारे जो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या आया था? कब हो रहा था 100% लॉस? 100% लॉस तब हो रहा था हमारे
इलास्टिक कोलिजन में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का नहीं हो रहा था, उसमें प्रोजेक्टाइल का हो रहा था। समझ में आ रही है ना बात। और प्रोजेक्टाइल का 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब हो रहा था? जब टारगेट और प्रोजेक्टाइल के मास इक्वल थे, तब प्रोजेक्टाइल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें 100% गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे सिस्टम का ही पूरा का पूरा, यहाँ परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में पूरे के पूरे सिस्टम का ही काइनेटिक एनर्जी 100% लॉस हो जाता है यदि आपका टारगेट बहुत हेवी है, ठीक है ना। सो समझ लेना इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। किस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। अगर आपका कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, ठीक है ना, परफेक्ट इलास्टिक अगर आपका कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, लेकिन लॉस ऑफ प्रोजेक्टाइल की एनर्जी, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी का लॉस अगर मैं बोलूँ तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी का लॉस परफेक्ट इलास्टिक में क्या आएगा? 100% आएगा। कब आएगा 100%? जब मासेस ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर सेम, ठीक है ना। अब हम परफेक्ट इन इलास्टिक की लिख लेते हैं। तो परफेक्ट इन इलास्टिक में जो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होता है और जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना, तो उसमें वो सेम नहीं रहते परफेक्ट इन इलास्टिक में। तो वो सेम नहीं रहते तो आपका जो अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि प्रोजेक्टाइल का मास बहुत छोटा है टारगेट के मास से, ठीक है ना, टारगेट का मास मच हेवियर है टारगेट अगर, तो अगर आप इसका लॉस निकालते हैं सिस्टम का, नॉट प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल का मास, प्रोजेक्टाइल का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं निकाल रहे हम सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल रहे हैं परफेक्ट इन इलास्टिक में, ठीक है ना। क्यों सिस्टम का निकाल रहे हैं? क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक हो गए हैं, ठीक है ना, दोनों स्टिक हो गए हैं तो एक ही सिस्टम बन गए वो आफ्टर कोलिजन। तो ऑब्वियसली हम काइनेटिक एनर्जी लॉस किसका निकालेंगे? सिस्टम का निकालेंगे। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लॉस 100% होगा। कब 100% होगा? जब M2 विल बी मच ग्रेटर देन M1, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि परफेक्ट इलास्टिक में लॉस ऑफ प्रोजेक्टाइल की एनर्जी निकालते हैं हम, प्रोजेक्टाइल के काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालते हैं परफेक्ट इलास्टिक में, और परफेक्ट इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का लॉस निकालते हैं। समझ में आ रही है बात। और सिचुएशन बहुत अलग है, इसमें प्रोजेक्टाइल का 100% लॉस M1 इक्वल टू M2 के केस में होता है, और इसमें सिस्टम का 100% लॉस M2 मच ग्रेटर देन M1 पे होता है। समझ में आ रही है ना बात। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जो इसी पर आधारित है, जो यूपीएससी का PYQ है 1993 का। समझ में आ रही है बात। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 43rd क्लास, 43rd नहीं 46th क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।